जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी होमगार्ड की 2026 की भर्ती की अगर बात करें तो इसमें आज की इस वीडियो में 100 गोल्डन क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ये वो गोल्डन क्वेश्चंस होंगे साथियों जो आपके यूपी जीके के होंगे और करंट अफेयर के होंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों यूपी जीके का सबसे पहले हम लोग संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, यानी कि यूपी जीके के सबसे पहले टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से आप करने की कोशिश कीजिएगा लगभग 20 से 22 सवाल। ठीक है ना। परीक्षा तिथि साथियों आपकी आ चुकी है। आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल को आपकी साथियों परीक्षा है और ये नया साल आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आया है। इसमें आप अपने आप को सबसे खास बना लीजिए, सबसे मेहनती बना लीजिए। अगर आप वाकई में 2026 के वर्ष में एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, एक खाकी वर्दी वाली साथियों जॉब लेना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए एक नए जोश और जुनून के साथ लगिए। चलिए तो 50 सवालों का सबसे पहले सिलसिला हम लोग तय करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। साथियों क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था, यानी कि इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहां पर होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए गोरखपुर में साथियों सर्वाधिक वर्षा होती है। यूपी के जिले आपसे पूछा गया, यूपी के कौन से जिले में? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कह रहे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र साथियों कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं बांगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यूपी का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। उसके बाद देखिए वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? तो आपको भी पता होगा साथियों मई और जून के महीने में लू चलती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है साथियों? कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है। ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि तराई क्षेत्र में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। तराई क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है ये चावल और गेहूं की जाती है, धान और गन्ने की जाती है। मैं कहूंगा साथियों धान और गन्ने की जाती है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। कहां पर है साथियों? ये नरौरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो कहां पर है साथियों? नरौरा में है। किस परियोजना में? उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। तो वो कौन सी परियोजना है? मैं कहूंगा वो परियोजना का नाम गंडक परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहां पर स्थापित है? तो ये तो साथियों अलीगढ़ में। कहां पर है साथियों? आपको ध्यान रखना है ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए धुरिया लोक नृत्य ये अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, रोहेलखंड का है। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए बुंदेलखंड का है। जो धुरिया लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड का है। अगला देखिए नककटैया मेला ये कहां पर लगता है? वाराणसी में, अयोध्या में, सीतापुर में या इलाहाबाद में? तो ये साथियों वाराणसी में लगता है। नककटैया मेले की अगर बात करें तो ये वाराणसी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है साथियों? बताइए। क्या ये पंतनगर में है? नहीं। अलीगढ़ में? नहीं साथियों, ये तो कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में है। तो जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहां पर स्थित है तो ये यूपी के बहराइच जिले में स्थित है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है यहां के आदिवासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फटाफट बताइए। तो कर्मा नृत्य की अगर बात करें ये मिर्जापुर जिले में कर्मा नृत्य किया जाता है आदिवासियों के द्वारा, यानी कि मिर्जापुर के आदिवासियों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का दूसरी राजभाषा साथियों क्या है? आपसे पूछी जा रही है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वाकई में आपके अंदर चाह है, ये कामना है कि भाई इस बार सिलेक्शन लेना है और जितनी भी जीत हो, देखिए आपकी पिछली सालें जितनी भी कैसी न कैसी गुजरी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 2026 है ये आपके लिए एक स्वर्णिम वर्ष होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा वर्ष होना चाहिए जिसमें आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ये साथियों सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा। जैसे कि घड़ी पहनने से समय नहीं बदलता है, ऐसे ही साथियों बैठे रहने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। आपको इस 2026 के देखिए आपको पता है कि 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा है, तो सिर्फ और सिर्फ साथियों
3 महीना 25 दिन होते हो तो आपको मेहनत करना है 3 महीना 25 दिन, यानी कि 2026 के 3 महीना 25 दिन अगर आप खुलकर मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ मेहनत करेंगे और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो मेरा मानना है ये यूपी होमगार्ड की कम से कम एक वैकेंसी ये बहुत आराम से आप साथियों ले लेंगे। लेकिन साथियों मैं आपको डेली 2 क्लासेस दे रहा हूं, ये दोनों की दोनों क्लासेस का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, अगर वाकई में आप अपने आप को मेहनती कहते हैं, ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ करना चाहते हैं, अपने और अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, जब आपकी आने वाले समय में शादी होगी, तो ये समझ लीजिएगा साथियों आपकी लाइफ बहुत आरामदायक हो जाएगी, इतना मैं कह सकता हूं। और आप अपने माता पिता को वो हर एक फैसिलिटी दे सकते हैं जो आपको अभी देना चाहिए। अभी नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, 6, 8, 10 महीने बाद दे दोगे, लेकिन दे देना। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताई थी उर्दू है। क्या है उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा? क्या है? हिंदी है। दूसरी क्या है? उर्दू है। शाम ए अवध, यानी कि अवध की शाम, ये किस महोत्सव का हिस्सा है? तो ये साथियों लखनऊ का है। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर ये कुशीनगर में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर है? तो ये साथियों पता कहां पर है? ये लखनऊ में है। लखनऊ आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे शोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है साथियों? प्रयाग में प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कछुआ वन्यजीव विहार साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये सोनभद्र, सोरो, प्रयागराज या वाराणसी में कहूंगा कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? साथियों ये वाराणसी में ही स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो मैं कहूंगा जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि एक तरीके से ललितपुर में है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प साथियों क्या है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित जो भारत कला भवन है ये कहां पर स्थित है? देखिए 1, 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन साथियों मैं आपको पिछली क्लासेस जो मैंने करवाई थी 4-5 दिन पहले, उन क्वेश्चन को भी मैं इस क्लास में ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका पिछला रिवीजन कोई नहीं करवा रहा है तो वो गलत बात है। तो आपका पिछला रिवीजन भी होता रहे, जो आप पढ़ चुके हो वो भी आपका तैयार होता रहे, और आप नए क्वेश्चंस भी साथियों तैयार करते रहे। तभी तो साथियों देखिए रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सही तो होता है सिलेक्शन। 2 चीजें चाहिए होती है, रिवीजन जो पढ़ चुके हो वो ना भूलो, और नया पढ़ते रहो, इसी को मिलाकर ही बनता है साथियों सिलेक्शन। अगला सवाल देखिए, भारत कला भवन ये कहां पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। वाराणसी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश को साथियों भारत के 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, दिल्ली को छोड़कर, है ना। दिल्ली की अगर बात करें तो फिर 9 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों मलिहाबाद की, अगर हम बात करें तो मलिहाबाद आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब साथियों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो अगर बात करते हैं किसकी बात चल रही है? मध्य प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य जो है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क साथियों किस जिले में है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। कहां पर स्थित है? तो ये तो लखीमपुर खीरी में स्थित है, जिनका भी आंसर डी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो सुरहा ताल पक्षी विहार है ये कहां पर है? आजमगढ़ में है या हरदोई में है, प्रतापगढ़ में है, बलिया में? तो आपको ध्यान रखना है कि बलिया में है साथियों सुरहा ताल पक्षी विहार। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? क्या सोनभद्र है, झांसी है, प्रतापगढ़ है, खीरी है? मैं कहूंगा सोनभद्र आपका जवाब हो जाएगा। और सोनभद्र की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद है सोनभद्र, और सोनभद्र में ही यूपी अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला भी साथियों सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो पता साथियों कहां पर किया जाता है? प्रतापगढ़ में किया जाता है। प्रतापगढ़ आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए
यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में सातु थारू जनजाति मनाती है। आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो थारू जनजाति गोरखपुर जिले में पाई जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में तांबे की अगर बात करें तो तांबा किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर जिले में पाया जाता है सातु तांबा। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो पता साथियों कहां पर स्थित है आनंद भवन? तो ये साथियों प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो अगर कुंभ मेले की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर लगता है साथियों? आपको ध्यान रखना है कि ये प्रयागराज में लगता है। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अमीर खुसरो की जन्म स्थली, यानी कि अमीर, देखिए अमीर खुसरो को एक उपनाम से जाना जाता है, तो उनको किस उपनाम से जाना जाता है ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, तो वो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और बता देता हूं कि अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहां पर है? तो एटा है। कहां है साथियों? एटा में ये पैदा हुए थे। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए काशी विश्वनाथ नगरी, काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो इलाहाबाद में है, कानपुर में, झांसी में है, या ये मंदिर साथियों वाराणसी में है? तो मैं तो यही कहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ही स्थित है। कह रहे कि मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन अधूरे हैं। लखनऊ में तो साथियों नहीं आ गया साथियों। लखनऊ की अगर बात करें तो नहीं साथियों, ये कानपुर में। मोती झील उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही स्थित है ना। चलिए, रानी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये साथियों बांदा में है। कहां पर है? ये बांदा में है साथियों। उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलहकुल उत्सव वाला। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये साथियों यूपी के आगरा में मनाया जाता है। आगरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रिका देवी का मंदिर तो यूपी के लखनऊ में। कहां पर है साथियों? यूपी के लखनऊ में चंद्रिका देवी का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? बस्ती में मगहर नामक स्थान पर किया जाता है। कबीर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है साथियों? आपको ध्यान रखना है, कबीर मेले का आयोजन यूपी के बस्ती में मगहर नामक स्थान पर किया जाता है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? तो यह साथियों कहां पर स्थित है? महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के इनमें से किस जिले में स्थित है? तो अमौसी हवाई अड्डे की अगर बात करें तो यह साथियों लखनऊ में स्थित है। कहां पर? लखनऊ में स्थित है अमौसी हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो चाकुओं की अगर बात करते हैं साथियों रामपुर को, क्या रामपुर को कहा जाता है साथियों चाकुओं का शहर? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इस सवाल को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो पीतल के बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है मुरादाबाद नगर। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो ये साथियों अगर बात करते हैं सहारनपुर आपका जवाब होगा। यानी कि नक्काशीदार लकड़ी का सामान की अगर बात करें तो इसका उद्योग कहां पर किया जाता है? तो सहारनपुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं वो करंट अफेयर के सवाल, लगभग 50 सवाल साथियों हम लोगों ने देखे यूपी जीके के, है ना। और अब साथियों करंट अफेयर के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल तो ऐसा ही है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों मोहम्मद अल बशीर है और मोहम्मद अल बशीर को सीरिया में अंतरिम सरकार के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यूनिसेफ स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ के स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा कहां पर? असम में, मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में? तो साथियों ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो आयोजित किया जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस
मनाने की घोषणा की है। तो कब साथियों ये घोषणा की है? मैं कहूंगा 10 दिसंबर को ये घोषणा की है। सही जवाब आपका यहां पर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किसने BEL के CVO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम नीलाब्र सेन गुप्ता है और नीलाब्र सेन गुप्ता ने BEL के CVO के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखिए कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हरमीत ढिल्लो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए निक्की जियोवानी का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो निक्को जियोवानी का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो कवित्री थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टोटल सवाल वही जीएस के आ रहे हैं प्लस करंट अफेयर के आ रहे हैं, यूपी जीके के आ रहे हैं। तो करंट अफेयर इस बार एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगी, इसलिए आपको करंट अफेयर पर भी पकड़ होना चाहिए और मैं हर एक क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी करवाता हूं। देखिए किसने सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो किसने की है साथियों? आरबीआई ने की है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। अगला देखिए कौन जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है? तो कौन सा? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है ये जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है। आंसर आपका सी होगा। किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? तो किसको साथियों मिला है? आपको ध्यान रखना है माधव गौडगिल को मिला। देखिए अगर किसी भी सवाल में 2024 आ जाए तो ये ना समझिएगा कि भाई वो 2024 में, ये समझिएगा कि वो पुरस्कार 2024 का था लेकिन दिया कब गया 2025 में दिया गया। तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें 2024 लिखा होगा लेकिन वो करंट अफेयर 2025 की है। अगला देखिए किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है? तो मैं कहूंगा धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए कहां 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भोपाल में ये काम किया गया। कहां पर साथियों? भोपाल में ये किया गया है। 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। कह रहे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? मैं कहूंगा आईआईटी दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कहने कि कहां डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है? तो कहां पर साथियों पाई गई है ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मालदीव में पाई गई है, यानी कि मालदीव देश में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो कब साथियों? ये 9 दिसंबर को मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? भोपाल में, सूरत में या साथियों जोधपुर में? तो कहां पर किया है? जोधपुर में किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो किया है वो जोधपुर में किया है। उसके बाद देखिए किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों नेब्रास्का की, तो नेब्रास्का अमेरिकी राज्य है ये, इसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च की? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं पानीपत की, तो नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की यात्रा पर गए हैं साथियों? बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। तो किसको? मैं कहूंगा देवजीत सैकिया की अगर बात करें तो बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है देवजीत सैकिया को। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि रिम तालबा जीनई मैनुअल ओई एड्रागो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको बुर्किना फासो देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका भी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? सतीश करुणाकरण ने जीता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको साथियों
जॉर्जिया देश में? क्या अभय कुमार को जॉर्जिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसको मैं कह सकता हूं आरबीआई का नया गवर्नर जो नियुक्त किया है वो संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन भी साथियों वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो किसने ये पुरस्कार जीता है? के.जे.एस. ढिल्लों इनका नाम है और के.जे.एस. ढिल्लों ने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम.डी.आर. रामचंद्रन का निधन हुआ है? तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार देश को भेजा है साथियों। भारत ने म्यांमार देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। उसके बाद देखिए यूरोग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैं कहूंगा साथियों एमएस धोनी को बनाया है यूरोग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बोधि दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 8 दिसंबर को मनाया गया है बोधि दिवस। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहां 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? तो कहां किया है आपको मालूम होना चाहिए। नर्मदापुरम में किया है। तो नर्मदापुरम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? घाना देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, यानी कि ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया है जयपुर में, नई दिल्ली में या विजयवाड़ा में? तो विजयवाड़ा में सातु किया गया। क्या ऊर्जा वीर योजना की अगर बात करते हैं सातु, इसका शुभारंभ जो किया है वो किया गया है, कहाँ किया गया है? वो विजयवाड़ा में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो मैं कहूंगा भारत और ब्रिटेन देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सातु 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला सवाल देखिए आपसे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 50 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है मेघालय आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मेघालय राज्य में जल संचय के लिए एडीबी के साथ 50 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सीरिया देश की, तो सीरिया देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? मैं कहूंगा बांग्लादेश ने जीता है। तो बांग्लादेश आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कौशाम्बी में हुआ है, काठमांडू में या लुम्बिनी में? तो साथियों लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? ब्रुसेल्स एयरलाइन को किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके सबसे ज्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहां पाए गए हैं? तो भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? भारत में पाए गए हैं। तो भारत आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार साथियों SECI द्वारा जीता गया है। SICI ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए OECD ने वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मैं कह सकता हूं 6.8% रहने का अनुमान लगाया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए देश में लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है साथियों? 930 हो गया है। 930 हो गया है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सुनीता मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये फिजी आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि सुनीता मेहता को फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर तो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग करेंगे साथियों, जय हिंद का कमेंट करेंगे। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत आप लोग साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए
हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके इतना आपको पढ़ा दिया जाए, इतना आपको पढ़ा दिया जाए कि कम से कम यूपी होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ऊंचा पद नहीं है, लेकिन बहुत नीचा भी पद इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी की जिंदगी संवार सकता है। किसी की जो बेरोजगारी का सातु बेरोजगारी का निशान लगा हुआ है आपके माथे पर, ये उस चीज को मिटा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, तो उस मेहनत को आप लोग करिए। अगर आपका मन ऐसा कर रहा है कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो ये गलत बात है, ये आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगी ये चीज। आपका अगर मन नहीं भी कर रहा है तो आप जबरदस्ती कीजिए, क्योंकि अच्छे कामों में मन नहीं लगता है, बुरे कामों में बहुत जल्दी मन करने लगता है, और बुरे काम करते करते मन थकता भी नहीं है। अच्छे काम करते करते मन बहुत जल्दी थक जाता है और फिर कहता है आज के लिए काफी, अब कल देखूंगा। कल नहीं, अगर आज मैंने जो क्लास डाली है वो आपको आज ही देखना है। कल के लिए अगर करोगे तो फिर कल मैं 2 क्लास और डाल दूंगा, फिर वो 4 क्लास देखना मुश्किल हो जाएगा। तो डेली 2 क्लास की मैं साथियों कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए कि ये डेली 2 क्लास के जितने भी सवाल बनते हैं, लगभग 200 क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे ये बताइए 200 क्वेश्चन अगर आप रोज पढ़ेंगे तो कौन ऐसा बच्चा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते हैं 80 क्वेश्चन पर चले जाते, 90 क्वेश्चन पर चले जाते, लेकिन आप अगर 100 क्वेश्चन देखोगे एक क्लास में, दो क्लास में 200 क्वेश्चन, तो मेरा मानना है जीके आपकी बड़ी तगड़ी हो जाएगी और करंट अफेयर पर आपकी बहुत तगड़ी पकड़ बन जाएगी। ठीक है ना। मैं आपका रिवीजन भी साथ में करवाता रहूंगा कि जो आपने पिछले पढ़ा है, पिछले क्लासों में, पिछले क्लासेस में, पिछले दिनों में, वो भी साथियों आपका रिवीजन होता रहे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ नए क्वेश्चन हर एक क्लास में कराऊंगा तो फिर पीछे की जो आपकी जिम्मेदारी है वो किसकी, फिर तो नाम मेरा खराब होगा कि भाई आपने पढ़ा भी, आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आप फिक्र मत करिए, आपको पिछला भी आपका तैयार करवाता रहूंगा और नई चीजें भी आपको पढ़वाता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है साथियों। क्योंकि कई सालों से इस फील्ड में हो, तो अब धीरे धीरे हर एक इंसान को एक्सपीरियंस आ जाता है। तो कैसे पढ़ाना है ये मुझे बखूब पता है, बखूबी पता है। किस तरह पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब मैं जानता हूं। सिर्फ आप ट्रस्ट करके आप पढ़ाई करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये मत करिएगा कि भाई 2 नंबर से या गलत तरीके से आप सिलेक्शन ले लें, थोड़े बहुत पैसे देके। ऐसा कहीं नहीं है, कुछ नहीं। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा आज के समय में। ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का होगा। अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो वो पैसे आपके बेकार बेवजह चले जाएंगे, सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा कोई भी, लेकर भाग जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा मैंने ऑल क्लासेस का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जितनी क्लासेस में बना दी है मैंने, उन सारी क्लासेस को भी आप लोग जाकर जरूर एक एक करके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक दबाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए, जय हिंद का कमेंट करिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।